जिस तरीके से पूरी दुनिया में दो एक बड़े लेवल पे युद्ध छिड़े हुए हैं, ये चर्चा आजकल बड़ी आम हो गई है। इस धरती पे रूस नहीं तो ये धरती ही नहीं बचेगी। धरती नहीं अर्थ है कि मानवता का सर्वमूल नाश होने तक की स्थिति आ सकती है। आज तक किसी को कोई खोज खबर नहीं कि ऑपरेशन डेड हैंड सिस्टम रूस में कहाँ है। तो तुम तो क्या हमारे पास 2 मिनट में छोड़ोगे? हमारी मिसाइलें भी तुम्हारे पास 2 ही मिनट में पहुंच सकती हैं। ये इंतहा थी। अगर कभी पूरा रशिया भी खत्म हो गया, अमेरिका की मिसाइल आई या नाटो देशों की मिसाइल आई या हमारे दुश्मन देशों की मिसाइल आई, पूरा रशिया फिनिश। तो ऐसी स्थिति में भी रशिया न्यूक्लियर मिसाइल फायर करेगा। कैसी बात कर रहे हो सर? उसके लिए इंसान चाहिए। अब इंसान तो सारे मर गए, तो वो मरा हुआ हाथ ही तो है डेड हैंड। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। और मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आजकल दुनिया में चल रहा है हथियारों का, एक ऐसी चर्चा कि किसके पास कितने हथियार हैं, कौन क्या कर सकता क्या नहीं कर सकता। जिस तरीके से पूरी दुनिया में दो एक बड़े लेवल पे युद्ध छिड़े हुए हैं, ये चर्चा आजकल बड़ी आम हो गई है। इसी आम चर्चा के बीच एक चर्चा के रिगार्डिंग मैंने आपसे सेशन भी किया था, जब मैंने आपको बताया कि रूस अपनी परमाणु नीति में बदलाव कर रहा है और रूस की ये बदली हुई परमाणु नीति उसे ज्यादा आजादी देती है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने में। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि साहब कुछ दिन पहले ही वो जो स्टार्ट ट्रीटी से रूस बाहर आ चुका था, जो एक हथियारों न्यूक्लियर वेपन्स की कटौती के बारे में प्रावधान करती थी। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस कहानी इसी बात पर आधारित है एक ऐसे सिस्टम पर जो इस बात का विश्वास करता है कि अगर इस धरती पर रूस नहीं तो ये धरती ही नहीं बचेगी। धरती नहीं अर्थ है कि मानवता का सर्वमूल नाश होने तक की स्थिति आ सकती है। रूस अपने देश में एक ऐसा सिस्टम भी मेंटेन किया हुआ है रूस ने कि अगर उसके ऊपर कोई हमला हो जाए, परमाणु हमला हो जाए और सब लोग मारे जाएं, एक हाथ बचे जो डेड है, तो ये डेड हैंड भी के माध्यम से भी रूस अपना पूरा बदला लेगा। इसी सिस्टम को डेड हैंड सिस्टम कहते हैं, जिसके बारे में चर्चाएं चलती हैं, किताबें लिखी गई, वीडियो मिले, समाचार पत्रों में मिलता है, लेकिन आज तक किसी को कोई खोज खबर नहीं कि ऑपरेशन डेड हैंड सिस्टम रूस में कहाँ है भी या नहीं भी है। लेकिन रूसी अधिकारी हमेशा से इसका दावा करते रहे कि आज भी हमारा डेड हैंड सिस्टम काम कर रहा है, कि अगर आज तुमने कभी हमारे देश पर परमाणु हमला हुआ और हमारे देश का एक एक व्यक्ति भी मारा गया, तो भी रूस अपने ऊपर हुए इस हमले का बदला लेगा। और ये बदला लेगा वो एक ऐसे सिस्टम के माध्यम से जिसे डेड हैंड कहा जाता है। जी मेरे प्यारे साथियों, आज की मेरी चर्चा इसी डेड हैंड सिस्टम पर है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और किन परिस्थितियों में ये खुद ब खुद रॉकेट जो न्यूक्लियर मिसाइल है उन्हें लॉन्च कर देगा, इसकी जानकारी करने से पहले आप एक पृष्ठभूमि को समझिए। मेरे पीछे आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें 6 और 9 अगस्त की हैं 1945 में, जब विश्व युद्ध अपने चरम पर था और फाइनली अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन से हमला किया जापान के ऊपर। जापान की सेनाओं ने सरेंडर किया। जस तस करके जैसे भी रहा, विश्व युद्ध के जो है एक विश्व युद्ध समाप्त हुआ। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक बहुत बड़ी स्थिति ये बनकर आई कि कुछ जीते कुछ हारे, लेकिन हारी तो केवल मानवता, जीते तो केवल देश। ठीक है, और जीते कौन? जीते वो षड्यंत्र जिन्हें भविष्य में जन्म लेना था। जैसे विश्व युद्ध समाप्त हुआ है, दोनों देश, एक जो पूरा दुनिया थी वो 2 धड़ों में बटी, पूंजीवाद के समर्थक और समाजवाद के समर्थक। मेरे प्यारे साथियों, पूंजीवाद और समाजवाद की इस समर्थक के 2 बड़े योद्धा थे। पहला था रूस, या जिसे उस समय यूएसएसआर, क्योंकि विघटन के बाद उसी में से निकला हुआ एक देश रूस है, एक अमेरिका। दोनों ने ही अपनी अपनी जद में लेने की कोशिश की कि कितने लोग पूंजीवाद के प्रभाव में आ सकते हैं, कितने लोग समाजवाद के प्रभाव में आ सकते हैं। इन दोनों लोगों ने ही पूरे दुनिया को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की। जब अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की तो इसी क्रम में नीति, कूटनीति, इन सब का एक ऐसा दौर चला और फाइनली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होकर आई कि यूएसएसआर और अमेरिका बिल्कुल आमने सामने थे, बिल्कुल आमने सामने, और एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को कूटनीतिक स्तर पर पटकनी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। और इसी क्रम में जब ये इनका आपसी विवाद चल रहा था विचारधारा को लेकर, अपने प्रभाव को लेकर, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स। दोनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं। और इसीलिए जब इनके पास चूंकि परमाणु शक्तियां बहुत ज्यादा थी, तो ऑब्वियस बात है कि ये अपने परमाणु शक्तियों का भय दिखाकर भी एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। साथ में एक डर और भी था कि भाई कभी अगर हम पर यूएसएसआर अमेरिका पर हमला कर दे, अमेरिका यूएसएसआर पर हमला कर दे,
ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में इन लोगों ने जो प्रभाव अपना जमाना शुरू किया कि भाई एक काम करो, जितना ज्यादा हो सके एक दूसरे के देश के नजदीक अपने अड्डे स्थापित करो। मेरे पीछे आप एक इमेज देख रहे हैं, एक इमेज आप पीले रंग से जो कवर देख रहे हैं, जो पीले रंग से कवर है वो विचारधारा वाले देश जो समाजवाद को मानते थे। एक तरफ आप हरा रंग देख रहे हैं, हरा रंग कौन? जो पूंजीवाद को मानते थे। फाइनली दुनिया दो गुटों में बट गई। जब दो गुटों में बटी तो मैंने कहा कि परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं दोनों, इन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे को न्यूक्लियर मिसाइलों से घेरेंगे। और न्यूक्लियर मिसाइल को घेरते घेरते अमेरिका ने क्या किया कि देखिए उस समय तक नाटो बन चुका था। मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये तैयारी भविष्य की थी कि अगर न्यूक्लियर हमला हुआ तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी स्थिति में पता चला कि अगर कोई मिसाइल अमेरिका से चलती है तो अमेरिका से चलने वाली जो ये मिसाइल है, अगर इसको रूस तक भेजा जाए तो रूस तक भेजने में, मॉस्को तक पहुंचने में इसे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। 10-15 मिनट मेरे हिसाब से रूस की टेक्नोलॉजी इतनी ठीक ठाक है कि उनको पता चल जाएगा कि कोई एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो उनकी तरफ आ रही है। ऐसे में वो जो उनका सुरक्षा तंत्र है वो एक्टिव हो सकता है। लेकिन ऐसे में न्यूक्लियर मिसाइल का छोड़ने का कोई मतलब नहीं बना। एक तो भाई जिसको हमने टारगेट बनाया वो भी बचा और हमारी भी किरकिरी हुई। ऐसी स्थिति में एक कंडीशन ऐसी उभरी कि अमेरिका ने रूस के आसपास के देशों में अपने मिसाइल सिस्टम सेट करने शुरू कर दिए कि जितना हो सके मिसाइल सिस्टम रशिया के आसपास ही सेट करो। देशों से समझौते किए गए। उन्हीं देशों में एक प्रमुख देश था टर्की। टर्की में अमेरिका ने अपना एक न्यूक्लियर सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया कि अगर कभी नौबत आई तो यहां से सीधी मिसाइल जाएगी और यहां तक मिसाइल जाने मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 मिनट लगेंगे। क्या लगेंगे? 3 से 4 मिनट। और इस केस में रशियन जो हैं, जो लोग हैं, वहां की जो जनता है, जो उनका सिस्टम है डिफेंस सिस्टम, वो काम नहीं कर पाएगा और हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। बहरहाल एक दूसरे के आसपास न्यूक्लियर हथियारों को सेट करने की जो जिद थी, जो होड़ थी, इसी होड़ के बीच एक बहुत बड़ा संकट निकल कर आया जिसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज और आप समझिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो ये दौड़ थी, इसे कोल्ड वॉर कहते हैं। अगर मुझसे आप सीधी भाषा में कोल्ड वॉर पूछेंगे तो क्या है, तो बस मैं यही कहूंगा कि बस आमने सामने युद्ध नहीं हो रहा था, बाकी सब हो रहा था। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, एक दूसरे से ज्यादा हथियार बनाने की कोशिश, एक दूसरे के आसपास अपने सिस्टम सेट करने की कोशिश कि भाई यहां से हम फायर कर देंगे। इस पूरी रेस में जो एक दूसरे के नजदीकों के जो देश थे उनसे समझौता करने की जो रेस चल रही थी, इसी रेस में जब मैंने बताया ना कि अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने आसपास ही सारे सिस्टम सेट कर दिए। अब बारी रशिया की थी कि रशिया को क्या करना चाहिए, या यूएसएसआर है उस समय, मैं रशिया शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन आप उसको यूएसएसआर के कंसर्न में लीजिएगा। यूएसएसआर ने कहा कि चलिए हमारे पास भी एक सिस्टम है, क्यों ना हम अमेरिका के पास में एक देश क्यूबा में अपना मिसाइल सिस्टम लगा दें। क्यूबा कितनी दूरी पर है? बहुत छोटी सी दूरी पर पड़ता है क्यूबा। ये अमेरिका है, यहां पर आसपास कहीं क्यूबा पड़ेगा। तो अगर क्यूबा के पास लगा दें तो तुम तो क्या हमारे पास 2 मिनट में छोड़ोगे, हमारी मिसाइलें भी तुम्हारे पास 2 ही मिनट में पहुंच सकती हैं। ये इंतहा थी। ये तो बात अब साफ है कि भाई जब तुम इतने नजदीक नजदीक अपने मिसाइल सेट कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि आप तो एकदम परमाणु हमला तैयारी करने के भी उसमें मूड में ही हो। दुनिया को एकदम आंखें खुली कि भाई हो क्या रहा है, कब तक करोगे ये? ऐसा करने से दोनों देश जो हैं कुछ समय के लिए, कहते हैं कि 13 दिन ये उठा पटक चलती रही और फाइनली सब देशों ने कहा कि प्लीज करके आप नरमी बरतिए, आप इस दुनिया को क्यों एक बारूद के ढेर पर बिठाना चाहते हो। फाइनली क्यूबा मिसाइल संकट जो था वो धीरे धीरे रिजॉल्व हुआ, लेकिन अब जो आशंकाएं थी, आशंकाएं जाहिर थी। देखिए, आप दो दुश्मनों के बीच में समझौता करा सकते हो कि भाई ये काम मत करो, लेकिन उनके अंदर की भावना जो चली आ रही है कि एक दूसरे से जो असुरक्षा की भावना है कि ये हमारे लिए खतरा है, हम इसके लिए खतरा हो सकते हैं, इस चीज को आप कैसे खत्म करोगे? ठीक है, इसी बात ने एक नई प्रणाली की तरफ कदम बढ़ाने के लिए मजबूर किया रूस को। तो जो क्यूबा का मिसाइल संकट था, याद रखिएगा कि ये कोल्ड वॉर की बात है, दोनों अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका अपने पड़ोसी देश क्यूबा में वामपंथी से गिराना चाहता था क्योंकि उसे इस बात का शक था कि क्यूबा की ये सरकार यूएसएसआर की पक्षकार है और वो यूएसएसआर को उसी तरह हम अपने यहाँ मिसाइल सिस्टम सेट करने की परमिशन दे सकती जैसे हमने जर्मनी में, तुर्की में यहां पर सेट किए हुए हैं मिसाइल सिस्टम, ऐसी परमिशन क्यूबा भी दे सकता है। अमेरिका ने तुर्की में मिसाइल तैनात की जो रूस को पसंद नहीं आया। ऐसे में रूस हर हाल में अमेरिका से इसका बदला लेना चाहता था। इसी बदले का नाम था 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। कौन क्या कहते हैं इसको? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। अब आगे बढ़ें।
बात कुछ समय तक थम जरूर गई, 12-13 दिन तक गतिरोध चलता रहा और फाइनली रशियन लोगों को एक बात समझ में आ गई कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसी स्थिति आ जाए और उस स्थिति में पूरा का पूरा रशिया जो है न्यूक्लियर हमले की जद में आ जाए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए उन्होंने एक सिस्टम की विचारधारा को अंजाम दिया, जिसे क्या कहते हैं, जिसे बोल देते हैं डेड हैंड। डेड हैंड। अब इस डेड हैंड की कहानी सुनिए। ये डेड हैंड इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि साहब अगर कभी पूरा रशिया भी खत्म हो गया, अमेरिका की मिसाइल आई या नाटो देशों की मिसाइल आई या हमारे दुश्मन देशों की मिसाइल आई, पूरा रशिया फिनिश, तो ऐसी स्थिति में भी रशिया न्यूक्लियर मिसाइल फायर करेगा। कैसी बात कर रहे हो सर, उसके लिए इंसान चाहिए। अब इंसान तो सारे मर गए, तो वो मरा हुआ हाथ ही तो है डेड हैंड। एक ऐसा मिसाइल सिस्टम जो परमाणु हमले की स्थिति में भी सुरक्षित रहेगा। कैसे सुरक्षित रहेगा? पहला सवाल, क्योंकि वो जमीन के अंदर किसी बंकर में है। कहां है आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि अमेरिका इसी जो डेड हैंड सिस्टम है इसी की काट ढूंढने के मूड में लगातार लगा रहता है। लेकिन बताया जाता है कि मॉस्को के कहीं साउथ में है। ये कहां पड़ता है? ये डेड हैंड सिस्टम कहीं मॉस्को के साउथ में लोकेटेड है। दैट इज ऑपरेशन डेड हैंड सिस्टम। कैसे काम करता है ध्यान से समझिए। डेड हैंड सिस्टम के बारे में स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया है। देखिए, अगर मान लीजिए कि रूस की धरती पर कोई न्यूक्लियर हमला हुआ और पूरा रशिया मॉस्को सहित सारे प्रमुख शहर जो हैं वो दी एंड हो गए, अब उनमें से कुछ नहीं बचा। ये जो ऑपरेशन डेड हैंड है, जो किसी बंकर के नीचे है, बंकर के में है मतलब धरती के नीचे है, तो ऑब्वियस बात है कि न्यूक्लियर वेपन्स का उसके नीचे की तरफ प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो ऊपर सरफेस पर लगातार कांटेक्ट में रहता है। सरफेस पर क्या मेजर करता है? लाइट। क्या मेजर करता है? रेडिएशन। साथ में वो कुछ ऐसे अधिकारियों के संपर्क में भी रहता है कि भाई अधिकारियों के संपर्क में है तो उससे डेड हैंड को ये पता चलता रहता है कि ऊपर सब ठीक है। रेडिएशन में बदलाव, लाइट में बदलाव, या कोई इसको बहुत लंबे समय तक ऐसा मैसेज ना मिले जो फिक्स किया हुआ है कि भाई इसका मतलब यह है कि सरफेस पे कुछ गड़बड़ है, सरफेस पे कुछ गड़बड़ है, ऐसे में ये डेड हैंड सिस्टम अपने आप एक्टिव हो जाएगा। इट इज सेमी ऑटोमेटिक, बस इसको टिक करना है, टिक। और जो कोड लगता है परमाणु बम्बों को छोड़ने में, वो कोड ऑटोमेटिक सेट किया हुआ है रशियन डिफेंस एक्सपर्ट ने कि भाई अगर ऊपर से तुम्हें ऐसा एहसास हो, ऊपर से तुम्हें ऐसा एहसास हो कि रेडिएशन बहुत ज्यादा फैल गई है, ऑब्वियस बात है न्यूक्लियर हमले में ही फैलेगी, तुम्हें ऐसा एहसास हो कि ऊपर कोई हलचल नहीं है, लगता है परमाणु हमला हो गया है, ऐसे में डेड हैंड सिस्टम स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच ऑन होने के बाद जहां भी पूरी दुनिया में, याद रखिएगा डेड हैंड सिस्टम ऐसे काम नहीं करेगा कि यहीं से चलेगा, पूरी दुनिया में कहीं भी अगर रशिया की परमाणु पनडुब्बी भी है तो वो जो कोड है जो पहले से ही एंटर किया हुआ है, वो कोड फट 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 से सबके पास पहुंच जाएगा। उस कोड को सबके पास पहुंचने का अर्थ है कि मिसाइल सिस्टम एक्टिव करो एंड फायर द न्यूक्लियर मिसाइल्स। हमारा देश खत्म हो चुका है, अब बदला लेने की बारी है। अगर हम नहीं रहे इस धरती पे तो कोई नहीं रहेगा। तो जो साइलो हैं, साइलो मतलब जहां पर न्यूक्लियर मिसाइल रखी हुई हैं, लगभग सभी न्यूक्लियर मिसाइल्स को, चाहे वो पानी में हो, जमीन पे हो, सब में उस मैसेज को पहुंचा दिया जाएगा। वो ऑटोमेटिक कन्वे हो जाएगा और सारी न्यूक्लियर मिसाइल एक्टिव हो जाएंगी। पहला सवाल, कितनी न्यूक्लियर मिसाइल एक बार में एक्टिव हो सकती हैं? लगभग 1600। अगर 1600 न्यूक्लियर मिसाइल एक साथ एक्टिव हुई तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्या धरती बचेगी? रशिया साफ कहता है कि ये डेड हैंड, हमें तो मार दोगे, हमारा मरा हुआ हाथ भी तुमसे बदला लेगा। ये कोई नहीं सोच सकता कि हम रशिया को एक साथ खत्म कर दें तो हम बच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। हम मरने के बाद भी बदला लेंगे। और पूरा का पूरा जो कोड है, जो पैटर्न है, इसमें 2 से 3 लोग हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। 2 से 3 लोग सर, इतना सब खुफिया एजेंसी का जमाना चल पड़ा है सर, उन 3 लोगों के बारे में पता नहीं चल पाता? नहीं पता। वो कौन है 3 लोग? माना यह जाता है कि वो 3 लोग ऊंचे अधिकारी भी नहीं होंगे, वो ऐसे लोग होंगे जिन पर शक भी नहीं हो सकता। बस वो इसको स्विच ऑन करेंगे, ऑपरेशन डेड हैंड ऑन, और उसके बाद सारा काम ऑपरेशन डेड हैंड जो सिस्टम है ये खुद ब खुद काम करना शुरू करेगा। कोड इसमें ऑलरेडी एंटर है जो न्यूक्लियर मिसाइल को छोड़ने के लिए चाहिए। वो ही कोड कहीं अगर न्यूक्लियर पनडुब्बी खड़ी हुई है उस तक पहुंच जाएगा। जितनी भी न्यूक्लियर मिसाइल की साइलो हैं, साइलो मतलब एक गोदाम जैसा, उन पे पहुंच जाएगा और 1600 मिसाइलें एक साथ फायर कर जाएंगी। तो जब लोग ताली बजा रहे होंगे कि भाई नहीं रहा रसिया, भूल जाइए,
रशिया अपना बदला पूरा करेगा, मरे हुए हाथ से करेगा, डेड हैंड से करेगा। दैट इज ऑपरेशन डेड हैंड। अब इसके बारे में क्या प्रमाणिकता है, प्रमाणित लेकर सवाल उठते हैं कि ये है भी या नहीं भी। बताया जाता है कि ये सिस्टम आज भी काम कर रहा है, ये सिस्टम आज भी काम कर रहा है और ये इस आज भी एक्टिव है। हमने कोल्ड वॉर के दृश्य बनाया था, लेकिन इसको हमने आज भी एक्टिव कर। मेरे प्यारे साथियों, कई बार आप सुनते भी होंगे कि अमेरिका कई बार कहता है कि नहीं भैया यूक्रेन भैया तुम मिसाइल मत चलाना। अमेरिका भी जानता है कि एक ऐसा सिस्टम रशिया के पास है, अगर हमने परमाणु हमला कर दिया तो बचना नामुमकिन है। कैसे काम करता है एक बार समराइज में देखिए। पहला, द डेड हैंड डिटेक्ट्स ए न्यूक्लियर स्ट्राइक बाय ए मेजरिंग लाइट। डेड हैंड क्या करेगा, सरफेस पर देखेगा, लाइट को मेजर करेगा, क्योंकि जब जब न्यूक्लियर हमला होता है तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसको मेजर करेगा। रेडिएशन को मेजर करेगा, और जब कोई ब्लास्ट करेगा न्यूक्लियर बम तो भूकंप भी आएगा, सीस्मिक वेव को करेगा। फिर दूसरा क्या होगा, इन सबको मेजर करके पहले वो कंफर्म करेगा कि लगता है सरफेस पे हमला हो गया है और हमारे सारे लोग मारे जा चुके हैं। फिर दूसरा स्टेप देखिए, द सिस्टम इज ट्रिगर्ड एंड सेंड्स ए प्री एंटर्ड ऑर्डर। मैंने कहा कि पहले से ही कोड एंटर है उसमें, उस प्री एंटर कोड को सबको भेज दिया जाएगा। प्री एंटर कोड फ्रॉम द जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्सेस टू रिटेलिएट करने के लिए जो कोड लगाया हुआ है वो कोड सब में पहुंच जाएगा। पहले से एंटर है कोड, फिर उसको जरूरत नहीं है कि जल्दी जल्दी पासवर्ड डाली, नहीं, पासवर्ड एंटर है। इसके ऑन होते ही वो पासवर्ड फैलना शुरू हो जाएगा जहां जहां न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। फिर क्या होगा, तीसरा पर एक कमांड रॉकेट ट्रांसमिट लॉन्च ऑर्डर टू न्यूक्लियर साइलोज। ठीक है, द एंटायर आर्सेनल ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इज लॉन्च। जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो लंबी दूरी की मिसाइल होती हैं, सब लॉन्च हो जाएंगी एक साथ। फिनिश। हम रहे तो हम डूबे तो डूबे, सनम तुम्हें साथ में लेके डूबेंगे। कितना खतरनाक ये सिस्टम है। और बताया जाता है कि अमेरिका के पास एक्चुअल में इस सिस्टम की काट नहीं है, वो बहुत कोशिश करने के बाद भी ऐसा सिस्टम बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और बना पाए ना पाए ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ये ऑपरेशन डेड हैंड सिस्टम है कहां। कुछ तो कंफर्म है कि शायद उसके मास्को के साउथ में हो सकता है। ये है रशियन टेक्नोलॉजी, ये है। और देखिए, मैं तो मतलब युद्ध का पक्षकार तो नहीं हूं, लेकिन तकनीकी के क्षेत्र में जो उत्कृष्टता है उसका मैं जरूर इनका पक्षकार हूं कि वाओ व्हाट ए टेक्नोलॉजी। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए, हमने एक जगह पढ़ा था कि परमाणु बम खतरा है या बचाव। तभी एक किताब में लिखा था कि परमाणु बम बचाव है। हमें अटपटी लगी बात कि बचाव कैसे हो सकता है, कि ये खतरा ही तो है कि तेरे पास भी बम है, मेरे पास भी बम है, मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि तू भी चला देगा। इसीलिए कि ये बचाव भी पैदा क्यों। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि एक दिन जब शायद इन लोगों को लगे कि इनका भी तो एक सिर का पानी होगा, जब इनका सिर का पानी उतर जाएगा तो कहीं ये गड़बड़ इसको कर ना बैठे, और 1600 न्यूक्लियर मिसाइल से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। मेरे प्यारे साथियों, 150-200 काफी है ना, ये तो 1600 मिसाइलें एकदम फायर होंगी। तो वो धरती नहीं जिस पर रूस नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और आप भी अगर किसी मुद्दे पर जानकारी चाहते हैं तो आपके कमेंट का भी मैं स्वागत करूंगा। मिलता हूं फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।